हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज रिलेटेड टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द आई एंड आईएफएस पेपर ऑफ जेआईबी एग्जाम, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर है ऑफ द जेआईबी एग्जाम। इसका चैप्टर 27 जो मॉड्यूल सी का पार्ट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल। इस चैप्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यू शुड पेइंग वेरी गुड अटेंशन। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कैसा आ सकता है, वो भी हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम आरबीआई का रोल क्या है वो देख रहे हैं फटाफट से। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट लेट यू नो कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग साइकिल ऑफ द जेआईबी एग्जाम, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सम गाइडेंस, एंड EduTap आपके लिए लेकर आ गया है थ्रू द मास्टर कोर्स। ठीक है, चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड आपको इस कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस विच आर वेरी शॉर्ट, 15 मिनट्स वीडियोस पार्ट्स में आपको जो है पूरा चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एग्जाम वो पढ़ाया गया। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग प्रोवाइडेड हियर इज दैट कि ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, एग्जाम लेवल के एमसीक्यूज जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग सकता है कि एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो में फुल सिलेबस का टेस्ट जब आपके सामने आता है तो हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर एंड व्हाट आर योर वीकर एरियाज। इसके साथ फॉर रिविजन वी हैव प्रोवाइडेड द नोट्स, शॉर्ट नोट्स, जिसके थ्रू आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर कुछ बच भी जा रहा है तो बिफोर द एग्जाम वी हैव द लाइव क्लासेस। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो ऑल ऑफ दिस यू कैन अवेल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पर JIB 75 कोड भी अप्लाई हो रहा है, थ्रू विच यू विल बी गेटिंग द 75% का ऑफ। तो वाइल availing, do not forget to use this code. Also we have the live crash course running, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम पढ़ाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ यू कैन अवेल दिस थिंग। ठीक है, अगर आपको पूरा चारों कंपोनेंट्स नहीं लेने तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं, सो यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। ओके, सो here in this session we'll be discussing about the RBI। RBI मॉनेटरी अथॉरिटी है, शेयर ऑफ करेंसी, ये सब हमने डिस्कस किया, तो अब डीपली इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी मॉनेटरी पॉलिसी को ये रेगुलेट करते हैं, विच वी ऑलरेडी नो। ये इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं, जहाँ पे आरबीआई के 3 मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? यस, 3 मेंबर्स। ओके, टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देर आर 6 मेंबर्स। सेक्शन 45ZB में इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे आरबीआई एक्ट के। इसमें गवर्नर एंड हाउ मेनी डिप्यूटी गवर्नर्स? 4। ठीक है, होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नर इज द हेड एंड डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज होते हैं, वन ऑफ देम ऑफिसर एक होता है। तो 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो 6 टाइम्स एटलीस्ट जो है वो बैठते हैं इन अ ईयर, सो एज टू मेक डिसीजंस विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन के बेसिस पर हमारे जो डिफरेंट पॉलिसी रेट्स है वो कैसे होंगे, मेनली रेपो रेट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है आरबीआई में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखती है एंड चीज़ों को करती है। सीआरआर एसएलआर जो है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को संभाला जाता है। सीआरआर के प्रोविजंस आपको आरबीआई एक्ट में एंड एसएलआर के प्रोविजंस आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिल जाएंगे। सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। एसएलआर जो है सेक्शन 24 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 42 में आपको आरबीआई एक्ट के सीआरआर रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज वेस एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू आरबीआई एक्चुअली मैनेज करता है कि कौन से गवर्नमेंट्स जो होती है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट्स को किस किस तरीके से लोन्स देना है। तो देर आर 3 फैसिलिटीज अंडर दिस। द फर्स्ट वन इज स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, जो कि फर्स्ट स्टेज है। लेट्स से 1 करोड़ रुपीज चाहिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, द लिमिट्स माइट बी डिफरेंट, बट या 1 करोड़ रुपीज चाहिए इनिशियली, तो यू कैन गेट इट बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। तो ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर स्टेट गवर्नमेंट गिरवी रख रहे हैं टू द आरबीआई, इनको ये लोन्स मिलते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू पार्टिसिपेट इन द कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटी रिडेम्पशन फंड, ऐसे फंड्स है जो आरबीआई के हैं, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन्स मिलेगा। पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, दे आर पुटिंग सम मनी इन दैट फंड सिंस लॉन्ग। ओके, दैट, तो 1 करोड़ चाहिए तो मिल जाएगा इस पे, एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो रेपो रेट से लिंक्ड होता है। बट इफ यू नीड मोर देन 1 करोड़ देन यू विल गो फॉर नॉर्मल WMA दिस फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी में नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल कंडीशंस में आपको जो है ज़्यादा अमाउंट चाहिए एज अ लोन, देन दैट इज़ प्रोवाइडेड।
तो एचडीएफ एग्जॉस्ट होने पे 3 इयर्स एवरेज एक्चुअल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, उसके बेसिस पर जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको ये लोन्स दिया जाता है। और ये जो भी लिमिट्स है उसमें आपका लॉटरी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैलामिटीज ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। और इसके साथ बियॉन्ड डब्ल्यू एम ए, लेट से 2 करोड़ से भी ज़्यादा आपको मनी चाहिए, then where you will go, then you will go for the overdraft facility. This is the third stage. And overdraft situation में 36 days तक आप लोन ले सकते हैं, एंड 36 डेज में लाइक 14 डेज से ज़्यादा आपको ओवरड्राफ्ट जो है उस कंडीशन में नहीं रहना, यानी कि अनपेड कंडीशन में नहीं रहना। यू हैव टू टेक लोन पे ऐसा अनपेड कंडीशन में 14 डेज से ज़्यादा नहीं रहना है। दैट इज व्हाट इज गिवन। नाउ आरबीआई इज ऑल्सो द इश्यूअर ऑफ द करेंसी, सो सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी है। नोट्स के डिनोमिनेशंस में सबसे हाईएस्ट 10,000 का है। इन्हें अपग्रेड जो है टाइम टू टाइम बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स ये किया जाता है। कॉइन्स कौन लेकर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 6 कॉइनेज एक्ट में दिया हुआ है। एंड 1 रुपी के कॉइन्स जो है 1,000 रुपीज से ज़्यादा पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर बॉस वॉन्ट्स टू पे 10,000 रुपीज टू यू, तो 10,000 रुपीज़ के 1 रुपये का कॉइन अगर दे देगा तो ये एक तरह की बेइज्जती होती है, बिकॉज इतने सारे कॉइन्स ले जाना मुश्किल है, तो यू हैव टू कॉल समवन एंड टेक। तो दैट ऐसे नहीं कर सकता, बेइज्जती नहीं करना है किसी का, पेमेंट करना है। तो 1,000 रुपए के पेमेंट से ज़्यादा का पेमेंट आप 1 रुपये कॉइन्स यूज़ करके नहीं कर सकते, एंड 10 रुपीज़ का पेमेंट से ज़्यादा आप 50 पैसा कॉइन्स यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया में करेंसी बॉम्बे एंड मद्रास के बैंक पहले इशू करते थे, और पेपर करेंसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता था। अब इस चीज़ को आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई के अंडर ले आया गया है। 5 रुपये का नोट सबसे पहला नोट था जो इशू किया गया था। न्यू करेंसी प्रिंट करना है तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट मिलकर जीडीपी ग्रोथ डिफरेंट थिंग्स को ध्यान में रख के करते हैं। अब आरबीआई इज ऑल्सो द बैंकर एंड डेट मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट का डेट मैनेज करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करना, ये आरबीआई का मेन वर्क है। यू नो दैट डब्ल्यूएमए जो है पहले वेस इन मीन्स एडवांसेस के थ्रू लोन्स डायरेक्टली, अगर कोई डेफिसिट है, गवर्नमेंट नीड्स 1,000 रुपीज, तो आरबीआई विल गिव इट डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट। बट अब गवर्नमेंट को मांगना पड़ता है आरबीआई को, देन ओनली इट विल इशू ऐसा। ये बैंकर जो है बैंक्स का भी है, नॉट जस्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स का भी बैंकर है। तो सारे बैंक अकाउंट्स बैंक्स के आरबीआई के साथ ही हैं, एंड लास्टली अगर कोई लोन नहीं दे रहा है तो आरबीआई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द लोन टू बैंक्स। रेगुलेटर भी है बिकॉज इट एक्चुअली oversees the functions of scheduled commercial banks, development financial institutions, cooperative banks and NBFCs also। इसमें लाइसेंस प्रोवाइड करना, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, सारा कुछ जो है एक्चुअली आरबीआई टेक्स केयर। कैसे रेगुलेट करता है? बाय इंस्पेक्शन ऑन साइट एज वेल एज ऑफ साइट सर्वेलेंस के थ्रू। इनको रिपोर्ट भी करता है कि भाई दीज आर द चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड, एंड रिस्क बेस्ड सुपरविजन उनका होता है कि कितना कितना रिस्क जो है किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को एक्चुअली आरबीआई का बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन देख रेख करता है, रिस्क रेटिंग्स वगैरह देखता है, एंड मॉनिटरिंग एक्शन प्लान को लेकर आता है कि यू हैव टू मेक चेंजेस। एंड इसमें रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट भी होता है कि कितना कितना रिस्क आप हैंडल कर रहे हैं, एंड इन व्हाट वे यू आर हैंडलिंग देम, उसका रिपोर्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का भी ये मैनेजर है, एंड इन दैट कंडीशन एक्चुअली फीमा एक्ट के तहत आरबीआई गेट्स दीज राइट्स, एंड इट आल्सो इश्यूज ऑथराइज डीलर के जो लाइसेंसेस हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वेरियस लाइक एसबीआई वांट्स टू डील इन फॉरेक्स, तो इसका लाइसेंस इसको कौन दे रहा है? आरबीआई इज गोइंग टू गिव दिस लाइसेंस, एंड उससे हम ऑथराइज डीलर लाइसेंस कहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रोल्स है आरबीआई के एज फार एज मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कंसर्न। फर्स्ट रोल क्या है? रेगुलेट करना, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कैसे सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। और डोमेस्टिक इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का लेन देन हो रहा है उसको स्मूथली कंडक्ट करना, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस इंडिया एंड बाहर रेगुलेट करना, इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट करना, एंड इंडिया के अंदर जो भी एसेट्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, इन सभी को अच्छे से मैनेज करने का काम भी आरबीआई का है। तो इसके लिए 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आरबीआई के। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के थ्रू रेगुलेशन डेवलपमेंट पहला वाला फंक्शन हो रहा है, एंड फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट के थ्रू सेल्स एंड परचेज, फॉरेक्स वोल्टाइलिटी को ईज करना है, यानी कि डोमेस्टिक अरेना में स्मूथ कंडक्ट, ऑर्डरली कंडीशन फॉरेक्स का हो, वो इंश्योर करने का काम फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस ये क्या करता है? जो रिजर्व्स हैं
उनको सही तरीके से फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करना, उसको इन्वेस्ट करना, और जो है सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखने का काम इसका है। एंड इससे रिलेटेड डिटेल्स आरबीआई गिव्स ऑन अ वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट जो है स्टेटमेंट्स लेकर आता है आरबीआई कि मेरे पास कितना फॉरेक्स है, इतना है, उतना है, वो बताता है। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत आरबीआई को डेजिग्नेट किया गया कि सारे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को एस्टैब्लिश आरबीआई करेगा, या फिर आरबीआई किसी एंटिटी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा रहा है तो आरबीआई विल कंफर्म दैट थिंग। तो आरबीआई हैज़ प्रोवाइडेड एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी सारे लाइक रुपए पेमेंट, ये सारा बहुत सारे जो IMPS, हमारा यूपीआई, ये सब एनपीसीआई के द्वारा लाया गया, तो इट हैज़ डेजिग्नेटेड इट। तो ऑल्सो आरबीआई हैज़ कम अप विद द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए। रिटेल पेमेंट सिस्टम्स जिनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, IMPS, कार्ड पेमेंट सेटलमेंट्स, बल्क पेमेंट्स, ये सब से रिलेटेड लार्ज वैल्यू पेमेंट्स, आरबीआई हैज़ कम अप विद वेरियस फैसिलिटीज़। नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आरबीआई का मेन रोल क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को सही लेवल पे रखना, नॉट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ब्रॉडर एम है, नॉट द एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव एज पर आरबीआई एक्ट, बट आरबीआई हैज डन अ होल लॉट सो एज टू कीप द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फर्स्टली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट 2009 में एस्टैब्लिश किया आरबीआई ने। मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छे से मॉनिटर करता है, सर्वेलेंस, हाफ ईयरली बेसिस पे स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेकर आता है एवरी 6 मंथ्स में, डेटाबेस, स्ट्रेस टेस्ट, सब कुछ ठीक है। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2010 में आई थी एंड एवरी 6 मंथ्स में आती है। आरबीआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC का भी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं उसमें एक सब कमेटी बनती है, तो उसका चेयरपर्सन होता है जो आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट FSU आरबीआई में है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट जो आरबीआई में है, वहीं पर FSDC का आपका सेक्रेटेरिएट भी है। सेक्रेटेरिएट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से द ऑफिस। It has also helped in nurturing various institutions like financial education and literacy provide करना, different institutions को establish करना, all of these things have been taken care by the Reserve Bank of India. DICGC, which is the institution with respect to providing the डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है। आप किसी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मनी, तो वहाँ पर आपका इंश्योरेंस बनाने से रिलेटेड काम जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो ये कॉरपोरेशन है उसके द्वारा किया जाता है। IDBI, इसी तरह के NHB, सबको एस्टैब्लिश करने में आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ के साथ प्रायोरिटी सेक्टर, वीकर सेक्शन से लीड बैंक स्कीम वगैरह के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो पोर एंड वीकर सेक्शन से उनको भी फाइनेंशियल इंक्लूड करने का काम आरबीआई ने किया है। कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आरबीआई हैज़ रेगुलेटेड, सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट में आप देखोगे, अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक सेकंड शेड्यूल में कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड किया गया है फ्रॉम 2003। अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक का 200 करोड़ से ज़्यादा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, तो दे विल बी इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। व्हाट इज द सेकंड शेड्यूल? इसमें सारे शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं विच गेट सर्टेन फैसिलिटीज। व्हाट आर द टू मेन इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज दैट शेड्यूल्ड बैंक्स गेट? फर्स्ट वन इज दैट ये इनको जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके थ्रू लोन लेना देना ओवरनाइट पीरियड एंड वेरियस अदर टेनॉर्स के लिए आरबीआई ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, दीज शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बी पार्ट ऑफ द क्लियरिंग हाउसेस, जो चेक क्लियरेंस वगैरह है ना, वो इजीली हो जाता है। तो दीज आर टू मेन फैसिलिटीज दैट शेड्यूल्ड बैंक्स एक्चुअली गेट। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को भी मिलना चाहिए। तो जो भी कोऑपरेटिव बैंक लार्ज है, एक 200 करोड़ से ज़्यादा उसका जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ है उसके पास, इतना डिपॉजिट्स है, तो एक्चुअली इट कैन बिकम अ शेड्यूल्ड बैंक एंड इट विल बी एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1966 में आए, और यहाँ पर डुअल रेगुलेशन, जहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज आरबीआई एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज स्टेट गवर्नमेंट देखता है। अब इसका जो रेंज है सिंगल डिस्ट्रिक्ट या मल्टी डिस्ट्रिक्ट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मल्टी स्टेट अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट कोऑपरेटिव जो है स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर ये होते हैं। आरबीआई डायरेक्शन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को दे सकता है। अब इससे रिलेटेड NS विश्वनाथन कमेटी को जो है बैठाया गया था। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू रेगुलेट एंड टेक केयर ऑफ मेनली द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स।
तो मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपीस का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का इन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, टायर 1 डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, वहाँ पे होना चाहिए। टायर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स में 5 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ उनका होना चाहिए। एंड ये नेटवर्थ अचीव करने के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स का जो है ग्लाइड पाथ होना चाहिए जब से ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है रिकमेंडेशन। एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जनरली इंडिया में 9% का है, तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो टायर 1 में है उनके लिए ठीक है। बट बाकी सिटीज़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको 12% CRAR मेंटेन करना चाहिए। और सभी को हाउसिंग लोन्स अगर दे रहे हैं तो दे हैव टू प्रोवाइड दीज हाउसिंग लोन्स बेस्ड अपॉन द रिस्क वेट्स, ठीक है। रिस्क वेट करके देन ओनली हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करना है कि कितना रिस्की ये पर्टिकुलर लोन हो सकता है, क्या है उसके सामने कितना कैपिटल आई हैव टू मेंटेन। एंड जो भी रीवैल्यूएशन किया जा रहा है, लेट्स से कोई प्रॉपर्टी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, कोई इसके एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, तो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है आज 100, टुमारो नेक्स्ट ईयर में 200 है, तो ये रीवैल्यू हुआ है, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है, तो ये 100 रुपीज़ इज कॉल्ड द रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये टायर 1 कैपिटल रिजर्व्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये बासिल नॉर्म्स के हिसाब से दे हैव टू मेंटेन, बासिल नॉर्म्स है कि कैपिटल एडिक्वेट आपको मेंटेन करना होगा, मनी मेंटेन करना होगा फॉर अनफोर्सिन सिचुएशंस। तो उसमें टायर 1 टायर 2 कैपिटल मेंटेनेंस होता है। तो टायर 1 कैपिटल के लिए ये वाला मनी जो है दैट इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड एज फार एज द टायर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कंसर्न। तो लेट्स से आपको 200 रुपीज़ टायर 1 कैपिटल मेंटेन करना है, तो उसमें से 100 रुपीज़ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आपके हो गए, बाकी 100 रुपीज़ यू हैव टू मेंटेन, तो यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ये कहा गया। ओके, सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, जून 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Which among the following best describes the role of RBI in India? Monetary Authority इंडिया में takes care of the formulation of monetary policy. Reserve Bank of India इंडिया का sole note issuing authority है, right? All banks accounts with RBI, मेंटेन अकाउंट्स विद आरबीआई, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आरबीआई के साथ ये अकाउंट मेंटेन करते हैं, तीनों ही सही है। So D, all of the above will be the right answer. Now this is a homework question. Which among the following are the recommendations of the NS Viswanathan committee? ठीक है, बैंक शुड मेंटेन CRAR, टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 9% मेंटेन करना है। मिनिमम नेटवर्थ यूसीबीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का टायर 1 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 करोड़ तक का होना चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रिस्क वेट्स होम लोन्स पे उन्हें मेंटेन करना होता है, ठीक है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट? प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, आप हमें 8146207241 पर कॉल करके बता सकते हैं, या फिर hello@edutech.co.in पर मेल भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।